ओके, सो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन में सबसे पहले मैं वेव्स और एसएचएम डिस्कस करूंगा पूरा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है वेव्स और एसएचएम में जो आपके एंट्रेंस के सिलेबस में बस इस साल आपके सिलेबस में नहीं रहे। तो पहले एसएचएम करेंगे, उसके बाद वेव्स करेंगे, और उसको कंप्लीट करते ही हम फिर से चैप्टर नंबर 1 पर आ जाएंगे, और चैप्टर नंबर 1 से फिर उसे रिवाइज करना शुरू करेंगे। पहले मैं एसएचएम रिवाइज करा रहा हूँ। भाई, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को रिवाइज कराता हूँ तो कुछ चीजें मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो मैंने क्लास में कराया था वो आपको याद है, उसके आगे की चीजें। और रिवीजन का मतलब यही है कि मैं आपको जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। एसएचएम में बेसिक्स ऑफ एसएचएम में डिस्कस कर चुका था आपके साथ। आप जानते हैं इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की। अगर एसएचएम है तो कंडीशंस क्या क्या थी। मोशन आपका पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिक चेक करने के लिए आपको क्या सिखाया था, साइन या कॉस में से किसी एक का फंक्शन हो। फिर ये भी सिखाया था एसएचएम होने के लिए सिंगल साइन या सिंगल कॉस, या ऐसा हो कि सेकंड जो डेरिवेटिव है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सारी चीजें आपको शो कर रही थी कि जो मोशन होगा दैट मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके बोर्ड्स में एंट्रेंसेस में आ जाए और आपने मेरे साथ क्लास में ना करो। पहली चीज जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं करी थी एसएचएम के अंदर, दैट इज कुछ ग्राफ्स। भाई, हमने ग्राफ प्लॉट करा था पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। लेकिन अगर वो आपसे कहता है वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ प्लॉट कीजिए, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो आप कैसे करोगे? पहला जो क्वेश्चन है दैट्स प्लॉट velocity versus position। velocity versus position ग्राफ चाहिए फर्स्ट। सेकंड, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन। ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसकी जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशन। भाई, मुझे बताओ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन किसी को याद है इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। मैं जरा सा आप लोगों को अनम्यूट करूंगा। हाँ भाई, बताना शुरू करिए। वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन? dx by dt dx over dt। ना नहीं यार, एसएचएम में वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन कुछ किया था मेत्री। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, ये बच्ची पढ़ती है, इसको याद होगा। अरे किसी को नहीं याद? किसी को याद नहीं है? So omega under root a square square minus x square minus x square under root a square minus x square। ये स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं v वर्सेस x ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो इसे प्लॉट करने के लिए आप दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये आ गया v स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। लेफ्ट में ले आइए, तो ये आएगा v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अगर आप इसको दोनों साइड ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज a स्क्वायर। मैंने दोनों साइड्स को ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल कर दी, डिवाइड कर दी। तो ये भी ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये भी ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। दिस इज जस्ट v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू a स्क्वायर। अच्छा भाई, किसी को याद है ये किस चीज की इक्वेशन होती है? मैथ्स वाले बहुत बच्चे हैं। ये जो इक्वेशन है सर एलिप्स एलिप्स की इक्वेशन है। वेरी गुड, ये एलिप्स की इक्वेशन है।
So this is position and this is velocity. मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपको याद रही हो, सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा ए, और ये जो आएगा ये बेसिकली ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा. सो जो ग्राफ आएगा दैट ग्राफ इज एलिप्टिकल. ये ग्राफ होगा वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ. अच्छा, इसके बाद सेकंड मानसवन बताएगा मुझे. मानसवन, एक्सेलरेशन और पोजीशन में क्या रिलेशन होता है? ए और एक्स में क्या रिलेशन होता है बताओ. मानसवन, ये यस सर. हाँ, एक्सेलरेशन और पोजीशन में क्या रिलेशन होता है एसएचएम में? नहीं याद है. हाँ, मानस सही बता रहा है. सुधांशु बताएगा मुझे. सुधांशु, एक्सेलरेशन और पोजीशन में क्या रिलेशन है? A is minus of omega square x. अब मुझे ग्राफ का नेचर चाहिए. ग्राफ का नेचर सुधांशु अब तो प्रिडिक्ट कर लो. चलो ये मैंने बता दिया. नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? ए वर्सेस एक्स ग्राफ का शेप क्या आएगा? दिस इज पोजीशन एक्स, वाई एक्सिस पर हमने ए लिया. नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा सुधांशु? कोई रिस्पॉन्स नहीं. दिव्यांशी, नेचर ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्फीयर होगा, एलिप्स होगा, कर्व होगा, क्या होगा? हाँ, स्ट्रेट लाइन. भाई देखो, ए और एक्स में रिलेशन कैसा है? लीनियर. लीनियर रिलेशन मींस योर ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ये नेगेटिव साइन आ रहा है. नेगेटिव साइन बता रहा है कि स्लोप नेगेटिव है. स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. इतना लिखिए और मुझे इसमें डाउट्स बताइए. थोड़ा सा मुझे थियोरेटिकल पोर्शन डिस्कस करना है, फिर मैं ऑब्जेक्टिव्स पर आ जाऊं. सर, यस सर एलिप्स का जहाँ पे वो दोनों एक्सिस कट कर रही हैं v और x की, जी, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओरिजिन है. हम इसको ओरिजिन पे लेके चल रहे हैं. ओरिजिन पे. और ये सॉरी ओमेगा स्क्वायर ए. चलिए इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं. इतना लिख लो तो बताओ जरा मुझे, फिर नेक्स्ट देखते हैं. लिख लिया. नेक्स्ट देखिए. हमने एनर्जी कैलकुलेट करी थी एसएचएम में. एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करी थी, पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करी थी. जरा देखना क्या यही एक्सप्रेशंस थे? काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. यस सर. ये था एक्सप्रेशन. पोटेंशियल एनर्जी देखिए, क्या ये एक्सप्रेशन था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और कितना था? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. जो मैंने क्लास में करा दिया था वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा, उसके आगे की चीजें डिस्कस करनी. ये पोटेंशियल एनर्जी था. और जो टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. अब यहां से देखो, एक तो एनर्जी पे जो क्वेश्चंस थे वो हमने क्लास में डिस्कस किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो कहता है एवरेज निकालो एनर्जीज का. दो तरह के एवरेज पूछता है आपसे. टाइम एवरेज भी पूछता है, टाइम के साथ एवरेज निकालिए, और पोजीशन एवरेज भी पूछता है, पोजीशन के साथ एवरेज निकालिए. तो पहले मैं टाइम एवरेज ले रहा हूं, उसके बाद मैं पोजीशन एवरेज लूंगा. टाइम एवरेज. तो देखो, यूजुअली एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं और जितनी टर्म्स है उससे डिवाइड कर देते हैं. लेकिन यहां पर नंबर्स नहीं दिए, फंक्शन दिया है. तो यहां एवरेज निकालने के लिए एक तो एवरेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
एवरेज निकालने का तरीका है कि जिसका भी एवरेज चाहिए उसे इंटीग्रेट कीजिए, अगर टाइम एवरेज चाहिए टाइम की रिस्पेक्ट में, और ऑसिलेशन में टोटल टाइम कितना हो सकता है, 0 से टाइम पीरियड, उससे ज्यादा टाइम हो नहीं सकता। पूरे एक ऑसिलेशन में एवरेज ले लो, एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लगता है 0 से t, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt फ्रॉम 0 to t। सो ये आपका एवरेज होगा। जो आप ऐड करते हैं ना, आप कहते हैं कि नंबर्स ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। सो इंस्टेड ऑफ एडिशन आई एम यूजिंग इंटीग्रेशन, n सर नंबर्स की जगह मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ सर, वो क्या कहते हैं, हमारी एनर्जी लाइक सॉल्व करके हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन नहीं ले सकते जो टाइम आएगी एवरेज पूछ रहा हूँ, वो तो पोजीशन के टर्म्स में आ जाएगा। वो जब मैं पोजीशन एवरेज निकालूंगा तब उसे यूज करेंगे गौरव। यहाँ तो ओके आपको फंक्शन टाइम का चाहिए, वो तो पोजीशन का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है गौरव? यस सर, यस सर। अब आप एक काम ये कर सकते हो कि पूरा इंटीग्रेट करो, या मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड सिखाता हूँ। देखो ये एग्जैक्ट है, अब शॉर्टकट देखिए। मैं आपसे कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालिए। सो दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। हाफ कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, m कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। ये एवरेज का सिंबल है। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट एंट्रेंस में इतना नहीं टाइम होगा कि तुम इसे इंटीग्रेट करने बैठ जाओ। ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले जाइए, a स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले जाइए। जो एवरेज बचेगा वो दो तरह का एवरेज है, साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 का अगर आपको एवरेज चाहिए तो देखिए, इसके एवरेज के लिए आप एक चीज सीख सकते हैं। साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, बताएगा मुझे बैच में? -1 -1 साइन की होती है। साइन स्क्वायर में माइनस तो आ ही नहीं सकता। 0 जीरो जीरो। जीरो मैक्सिमम +1 +1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी एवरेज आ जाता है। साइन स्क्वायर का एवरेज चाहिए ना, साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू ले लो। साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। -1 नहीं हो सकती, साइन स्क्वायर है, माइनस नहीं आएगा। मैक्सिमम वैल्यू बाई 2। सो ये आया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2, इट्स 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? तो ये 2 इसलिए है ना क्योंकि 0 और 1 दो ही हैं। हाँ, दो, इनिशियल और फाइनल। ओके सर। आमना, दिव्यांशी, दिशा, गौरव, ये क्लियर है? भाई बहुत स्टेप्स बचा लिए। अगर आप इंटीग्रेट करने पर होते तो ये 5-10 मिनट ले जाती है कैलकुलेशन, या डायरेक्टली आप टाइम बचा सकते हैं। इसी तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी की भी एवरेज वैल्यू। भाई देखकर बता सकता है कोई मुझे पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? इस कैलकुलेशन को देखकर आप बता सकते हैं। तो सेम आएगी। सेम आएगी, बॉडी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि कॉस स्क्वायर के साथ भी वही होगा जो साइन स्क्वायर के साथ हुआ था, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू आ गई, हाफ अलग हुआ, m अलग हुआ, ओमेगा स्क्वायर अलग हुआ, a स्क्वायर अलग हुआ। ये बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। कॉस स्क्वायर का भी एवरेज ऐसी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, cos स्क्वायर का एवरेज मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2। सो एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। दिस इज एवरेज ऑफ पोटेंशियल। भाई क्लियर है यहां तक? यस सर। सर ये कांस्टेंट भी तो एक नंबर है, तो हम उसको क्यों लेते हैं एवरेज में? दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं हर्षित, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
सर मैं कह रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट भी एक यूनिट है तो उसको एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हुए क्यों लेते हैं? भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कांस्टेंट को मैंने एवरेज से क्यों बाहर निकाला? हाँ सर। अगर मैं आपको सिर्फ 2 दूं, 3 बार दे दूं 2, एवरेज कितना आएगा हर्षित? सर 2 ही आएगा। 2 ही आएगा, इसीलिए कांस्टेंट्स का एवरेज वही रहता है। ठीक है, हाफ का एवरेज हाफ रहेगा, m का एवरेज m रहेगा, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर रहेगा, a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा, इसीलिए मैंने इसे बाहर निकाला। हर्षित हुआ क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। चलिए, अच्छा अब काइनेटिक ए टोटल एनर्जी का एवरेज बताओगे मुझे कितना रहेगा? सर वही रहेगा जो दे रखा है। वही रहेगा सर, 1/2। वही Same. दिया हुआ है ना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर दिया है, यही रह जाएगा। से एक बार पीछे. एक बार पीछे स्लाइड दिखा दो, मैं भी बाहर हो गया। एक मिनट, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, तो अब आप एवरेज लेंगे, सारा कांस्टेंट है यार, एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। हाँ जी मैंने बताइए। सर यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, इसको हमने 0 + 1/2 लिया है. मैंने एवरेज निकाला इसका, साइन का ना एवरेज निकाला, तो साइन का एवरेज निकालने का तरीका है, इसकी मिनिमम वैल्यू लो। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, बट यहाँ साइन स्क्वायर है, सो मिनिमम वैल्यू -1 नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी। मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर की 1 होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 है, लेकिन ये साइन स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू विल बी 0, माइनस नहीं आ Yes, सकता sir. स्क्वायर की वजह से। मैक्सिमम वैल्यू +1 डिवाइडेड बाय 2, तो हाफ हो जाएगा। ठीक है मैनेजमेंट, Yes, sir. वही काम मैंने कॉस में किया। भाई इतना लिखा आप लोगों ने? यस सर। एक सेकंड सर, मैं बाहर हो गया था, थोड़ा सा लिखना है। कुछ क्वेश्चंस करिएगा, 1-2 ऑब्जेक्टिव्स करिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर एक चीज, जी जी आपने क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज। एक्सक्यूज मी सर। यस युवराज। सर इससे भी पिछले पेज पे जा सकते हैं, मैं छूट गया था, स्टार्टिंग में लेट आया था सर। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। थैंक यू सर। भाई मैं एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, आंसर्स बोलने की जरूरत नहीं है, चैट रूम में यूज कीजिएगा। A point particle of mass 0.1 kg is executing, क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखना, SHM of amplitude 0.1 meter. When particle passes through mean position its kinetic energy is 8 into 10 raised to the power -3 joule. Find equation of motion of particle if initial phase means phi naught दिया हुआ है is 45 degree. 4 options दिए, y is 0.1 cos 3t plus pi by 4, b दिया है
y is 0.1 sin 6t plus pi by 4. C दिया है y is 0.1 sin 4t plus pi by 4 और ये D ऑप्शन दिया है y is 0.1 cos 4t plus pi by 4. चैट रूम में आंसर्स लिखना शुरू करो. 2 मिनट के बाद मैं आंसर्स लेना बंद कर दूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा. मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, देख लीजिएगा, कहीं शायद मल्टीपल करेक्ट दिखने लगे आपको. ओके सुधांशु. मानस का आया. और आंसर्स. May3. Okay. Okay, Amna. चलो भाई, करेक्ट आंसर सी दिया हुआ है. मैत्री, आमना एंड दिव्यांशी का ठीक है. आमना ने डी लगाया, वो गलत है. मैत्री, आमना और दिव्यांश, नहीं आमना तो गलत हो गई. मैत्री और दिव्यांशी का ठीक है. अच्छा भाई, नेक्स्ट देखिए. काइनेटिक एनर्जी दी हुई है मीन पोजीशन पर इतनी. तो आपको इतना याद होना चाहिए इस न्यूमेरिकल के लिए कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है 8 into 10 raised to the power -3. It's half. Mass is 0.1. ओमेगा कैलकुलेट करना है. एम्पलीट्यूड इज 0.1 का स्क्वायर. दिस इज एम्पलीट्यूड 0.1 का स्क्वायर. सो ये हुआ 8 into 10 raised to the power -3. ये आया ओमेगा स्क्वायर बाय 2 into 0.1 क्यूब. सो यहां से आप ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं. इट्स 8 into 10 raised to the power -3 into 2 by 0.1 cube. 0.1 cube means 10 raised to power -3 gets cancelled out. तो ओमेगा स्क्वायर आया 16. ओमेगा आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड. अच्छा, अब अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट की,
a sin omega t plus pi by pi phi naught. सो यहां अगर मैं वैल्यूज रखूं, एम्पलीट्यूड है 0.1 साइन, ओमेगा हम कैलकुलेट कर चुके हैं 40, फाई नॉट दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 4, तो ये प्लस पाई बाय 4 आ गया। चलिए एक ये ऑप्शन है। अच्छा, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे, कॉस में भी दिया हुआ है। ओके, हो सकता है कॉस वाला आंसर हो जाए। अगर मैं कॉस वाला लेता हूं, कुछ ऐसा दिया है कि मैं साइन और कॉस में डिफरेंशिएट कर पाऊं किसी तरह से? इतना तो डेटा नहीं है इसमें कि साइन और कॉस में डिफरेंशिएट हो पाएगा, तो 0.1 कॉस में भी आ जाएगी। अच्छा, इसीलिए सी और डी दोनों आ रहे थे। भाई सोचो जरा, इसमें Yes. क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि साइन और कॉस में डिफरेंशिएट कर पाए हम? यहाँ कुछ ऐसा डेटा है? साइन So और kinetic energy काइनेटिक एनर्जी तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। वो मैटर नहीं करता कि आप साइन वाली इक्वेशन ले रहे हैं, कॉस वाली इक्वेशन ले रहे हैं, वो मैटर नहीं करेगा। सो इतना डेटा नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक चीज डिसाइड कर पाए। किसी और के पास कोई आर्गुमेंट है? मैत्री, यश, मानस, सुधांशु? सर हाँ, अगर हम इसको लेते हैं लाइक क्या था, हम भूल गया। एक सेकंड मैं कुछ सोचा था। मुझे तो ये दोनों ही लग रहा है। हाँ, सर अगर हम पाई बाय 4 को पाई बाय 2 ले लेते हैं, लाइक अगर इनटू वो करके, तो एक तरीके से वो कॉस में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे नहीं ले सकते ना, तुम तो फेस कांस्टेंट कह के ना हाथ बांध दिया ना, देता ना, ये तो हाथ खुले हुए होते हैं, हाथ बांध दिए उसने ये कह के हाथ बांध दिया। 5/4 ही ले सकते हैं। दोनों ही पाई इक्वेशन। बाय 4 तो वो हो गया ना, क्या कहते हैं, अगर हम पाई बाय 4 को पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू 2 कर देते, तो एक तरीके से उससे हो सकता था शायद। ना मेरा ये जो कंडीशन दी है ना इसने, ये कंडीशन दोनों ही केसेस में सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों ही आंसर्स होंगे सी और डी। तो भाई सी वाले भी ठीक और डी वाले भी ठीक। चलो बढ़िया, नेक्स्ट आऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है आमना, ठीक है बच्चे, मैंने देखा नहीं था वो डी ऑप्शन ना, मुझे लगा कि सी ही होना चाहिए। चलो जी, इसे मैं रब कर रहा हूं। माइनस 1 हुआ? यस सर, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है ना? दोनों ही होंगे, दोनों। सो इतना लिखा तो आए नेक्स्ट स्लाइड पर। यस सर। अच्छा, अब जल्दी जल्दी ना मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं चीजें। जो चीज हमने क्लास में करी थी उसे हम बहुत तेजी से करेंगे, और जो नहीं था, सीबीएसई सिलेबस में नहीं था, उसमें थोड़ा सा टाइम देंगे, तो आपको ना एक पूरा ब्रेन मैप मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए, कम टाइम में रिवाइज करने के लिए। सो काइनेटिक एनर्जीज में एक चीज और आती है, वो कहता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोजीशन एवरेज। पोजीशन एवरेज से पहले मुझे काइनेटिक एनर्जीज चाहिए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। फिर से मुझे चाहिए एनर्जी इन एसएचएम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, फंक्शन ऑफ पोजीशन। सो देखिए, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो क्या ये था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस सर। देखिए जरा, क्या यही आया था? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था हाफ के एक्स स्क्वायर,
और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब ये जो हाफ k a स्क्वायर है, कुछ याद है k और m में रिलेशन? सर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा टू स्क्वायर। k अपॉन m। m ओमेगा स्क्वायर था k, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये तो हमने क्लास में करा था भाई। ये जो मैं शीट्स बना रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये आपका ब्रेन मैप हो जाएगा पूरा एग्जाम में रिवाइज करने के लिए लास्ट टाइम पर। कोई चीटिंग वीटिंग कर लेता है तो वो चीटिंग वाली चिट भी हो जाएंगी तुम्हारी। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पोटेंशियल और ये हमने क्लास में किया था। अब अगर वो आपसे एंट्रेंस में पूछता है भाई पोजीशन एवरेज बताओ, सारी एनर्जीज का पोजीशन एवरेज बताओ। पोजीशन एवरेज का मतलब है इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक एनर्जी का एवरेज ले लो। कुछ याद है किसी को पोजीशन की तो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है एसएचएम में? टाइम की एक्सट्रीम वैल्यूज की 0 और कैपिटल टी। पोजीशन की एक्सट्रीम वैल्यूज 0 और a नहीं, 0 के अलावा भी पीछे जाता है। माइनस a एंड a। माइनस ए एंड ए। तो पोजीशन काइनेटिक एनर्जी के एवरेज के लिए तुम ऐसे जाओगे, इट्स इंटीग्रल ऑफ माइनस ए टू प्लस ए एनर्जी इंटू dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dx माइनस ए टू प्लस ए। अब यार देखो, यहाँ ना साइन कॉस फंक्शंस नहीं है, तो मैं कोई शॉर्टकट यूज ही नहीं कर सकता, मुझे प्रॉपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एल्जेब्रिक के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए था, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। इससे तो बच ही नहीं सकते, तो पूरा सॉल्व करना होगा। ए स्क्वायर, तुम लोग तो स्पीड बढ़ गई होगी तुम्हारी अब तक, तो इसको तो जल्दी से कर लोगे। देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर ले दो, माइनस ए से लेकर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसे इंटीग्रेट करना है। सो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया हाफ m ओमेगा स्क्वायर। भाई इसको अगर a स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट कर दूं, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्या बचेगा? a स्क्वायर हो जाएगा, dx का इंटीग्रल x आ जाएगा, लिमिट है माइनस a से प्लस है, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3, लिमिट है माइनस a से लेकर प्लस a। सो ये आया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, इट्स a माइनस माइनस a, माइनस 1/3 अलग कर दो, a क्यूब माइनस ऑफ माइनस a क्यूब। सो ये कितना आ गया? नेक्स्ट स्लाइड पर ही आ जाता हूं मैं। तो पोजीशन एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया हाफ m ओमेगा स्क्वायर। जरा देखना यार, ये क्या बचेगा? a स्क्वायर a माइनस माइनस a 2a हो जाएगा, माइनस 1/3 a क्यूब माइनस ऑफ माइनस a क्यूब। सो आया हाफ m ओमेगा स्क्वायर 2a क्यूब 1/3 2a क्यूब, half m omega square. 6a cube minus 2a cube is 4a cube by 3. तो ये आ गया, 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 2 गया, 2/3। अभी ना एक चीज अभी छूटी हुई है, m ओमेगा स्क्वायर a क्यूब। अभी ये डिनोमिनेटर बचा हुआ है, डिनोमिनेटर नहीं सॉल्व करा था मैंने, न्यूमरेटर ही लिखा था ना। dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, लिमिट इज माइनस a टू प्लस a। तो हर जगह ना एक डिनोमिनेटर में, यहाँ पर इसको जब आप लिमिट रखोगे, लिमिट आएगी a माइनस माइनस a, 2a हो जाएगा। तो हर जगह डिनोमिनेटर में एक 2a चल रहा है, डिनोमिनेटर में एक 2a आ रहा है, डिनोमिनेटर में एक 2a आ रहा है, एक 2a आ रहा है,
एक 2a आएगा, एक 2a आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, a से क्यूब कैंसिल होगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये है पोजीशन एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टाइम एवरेज था 1/4 m ओमेगा a स्क्वायर, ये पोजीशन एवरेज है। इतना लिखिए और मुझे इसमें प्रॉब्लम बताइए, और थोड़ा सा जल्दी लिखना है ना, आज पूरा। सर टाइम एवरेज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर नहीं था? हाँ, और यहाँ पर भी a स्क्वायर तो आ रहा होगा, सिर्फ 4 की जगह 3 आ रहा है। जी सर। जल्दी जल्दी लिखो, आज ही एसएचएम खत्म करेंगे ताकि फिर कल से वेव का रिवीजन स्टार्ट करें। वेव थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 लेक्चर तो ले जाएगा रिवाइज करने। वो a को आपने इंटीग्रेट a स्क्वायर से बता दीजिए, शुरू से बता देते हैं। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। हाफ m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, a स्क्वायर बचा ना, इसको इधर लेकर जाओगे तो मेत्री ये हो जाएगा a स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर dx, राइट। a स्क्वायर कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल x होता है माइनस a2 प्लस है, माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल इज x³ माइनस a2 प्लस है। यस मेत्री, वाह, यस सर। और ये 2 है तो चल ही रहता है ना। तो देखो a स्क्वायर, a माइनस लोअर लिमिट माइनस है, माइनस 1/3 a³ माइनस माइनस a का क्यूब। ठीक है, इसके आगे बताऊं जब हो जाएगा तो अलजेब्रा। ये स्टेप अटक रहा था ना, x कहां से आ गया? मैंने लिखा तो नेक्स्ट स्लाइड पर आए। 1 मिनट से। जो लोग लिख चुके हैं वो पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन एवरेज निकालना शुरू कर दो, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। सर यस मेत्री। सर वो जो अपॉन टू है, आपने वो अपॉन टू है क्यों लिखा था? ये यहाँ था ना, डिनोमिनेटर में था ना, dx माइनस a2 प्लस है, इसको जब सर तो वो उस साइड नहीं जा सकता है, 2a दोनों कौन? तो यही तो रहेगा ना, इसको डिनोमिनेटर में तो रहेगा ये देखो, इसको मैंने हर जगह डिनोमिनेटर में रखा। आप चाहें तो इसे बाहर ले जाएं, कोई बात नहीं, 2 इधर 4 हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर बाय a रहेगा। यस सर, मैं वही बोलती थी, वो कांस्टेंट तो बाहर भी है। हाँ हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ऑलरेडी आप इंटीग्रेट कर चुके हैं। डन सर। अब ऐसे ही ना आप पोटेंशियल एनर्जी का भी टाइम एवरेज, पोजीशन एवरेज ले सकते हैं। मैं इसे पूरा नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट फाइनल रिजल्ट लिख दूंगा, u dx by integral of dx minus a2 plus f। ये आ जाता है 1/6 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यूजुअली नीट वाला जो बच्चा होता है ना, वो ये सब रट के जाता है, क्योंकि नीट में टाइम बहुत कम होता है। फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल के लिए 1 मिनट 10 सेकंड इतना टाइम होता है, तो बहुत सारे रिजल्ट्स याद करके जाता है कि वहां टाइम बचा ले, जिसमें से ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। 1/6 इसे याद करो, 1/3 टाइम में था 1/4। अब इसी तरह से अगर एनर्जी का लोगे यार, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही थी, यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ऐसे पोजीशन आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी में इसके अलावा कुछ नहीं बचा, सब आप जानते हैं एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ग्राफ वगैरह हमने सब ड्रॉ करे थे, टाइम के साथ भी, पोजीशन के साथ भी। आगे बढ़े, इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सर यस नेक्स्ट आंसर चलिए अब कर दूं इसको।
अब इसके बाद यहाँ एनर्जीज में ग्राफ्स थे, ये ग्राफ्स सर हमने ऊपर था ना, पीछे चल जाएगा जरा सा। एनर्जी, यस सर ये एवरेजेस यूज का दोबारा बताइए। सर ये एवरेज को हम यूज कहाँ करते हैं? ये न्यूमेरिकल्स में बच्चे, न्यूमेरिकल्स में पूछ लेगा आपसे कि एवरेज निकाल के बताओ, एवरेज काइनेटिक एवरेज पोटेंशियल कितनी है, ये न्यूमेरिकल्स है। सर नीचे इसमें एक 2a और नहीं आया का, मतलब जैसे पिछले में आया था। वो कैंसिल हो गया, नहीं ये था ना 2a से कैंसिल कर दिया ना, वही 2 से सर 2 उसका पोटेंशियल में पोटेंशियल में 2a, वो सब करने के बाद ये बचेगा 1/6, 2a वो डिवाइड करने के बाद, सब करने के बाद 1/6 बचेगा। इसका फॉर्मूला सेम ही है ना हो गया अब ये? सर? ये मीन पोजीशन और एवरेज का फॉर्मूला सेम ही है ना? दोबारा बताइए। मीन पोजीशन और एवरेज। मीन पोजीशन पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एनर्जीज। यस सर, मैक्सिमम है तो वो एवरेज ही तो आ रहा था, मतलब तो 1/2 था वहां पर, यहाँ तो 1/4 आया था एवरेज। देखिए सर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, काइनेट टाइम एवरेज या पोजीशन, देखो टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी का आया था 1/4 और मीन पोजीशन पर होता है 1/2। पोजीशन एवरेज भी देखें तो मैच नहीं कर रहा, पोजीशन एवरेज आया 1/3 ओके सर। और मैक्सिमम होता है 1/2। टोटल एनर्जी का मैच करेगा बस, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। यस सर। लिख लिया ना सबने? अब देखिए यहाँ ग्राफ्स थे, एक वर्सेस टाइम ग्राफ था, एक वर्सेस पोजीशन ग्राफ था, एनर्जीज वर्सेस पोजीशन ग्राफ। बस मैं जल्दी ना सब कुछ रिकॉल करा रहा हूँ आपको यहाँ से। इससे पहले वाली चीजें बहुत थ्योरेटिकल थी, इसलिए मैंने वहां बहुत कुछ रिपीट नहीं करा था। जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करूँ, तो जब आप पीछे जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ फंक्शन क्या था? साइन स्क्वायर था। तो अब जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, साइन स्क्वायर का ग्राफ आएगा। साइन स्क्वायर के ग्राफ में ये नीचे नहीं जाता, क्योंकि साइन स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी कॉस है, तो ये ऐसे जाएगा। मैं आपसे कहूं टोटल एनर्जी प्लॉट कर दीजिए, टोटल एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं करती, सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ्स हो जाएंगे विद टाइम। नेक्स्ट देखिए विद पोजीशन ग्राफ्स देखिए। एनर्जीज वर्सेस टाइम, अब चाहिए एनर्जी वर्सेस पोजीशन। एनर्जी वर्सेस पोजीशन जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो देखिए विद पोजीशन क्या था फंक्शन? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सो इसको मैं एक ही पर आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ सारी एनर्जीज। देखिए x स्क्वायर आ रहा है, x स्क्वायर आने का मतलब है नेचर ऑफ ग्राफ जो होगा वो नेचर ऑफ ग्राफ पैराबोलिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक ग्राफ। सो यहाँ मैं दो एक्सट्रीम पॉइंट्स ले रहा हूँ, ये मैंने ओरिजिन ले लिया, तो इसको यहां से हटा देना चाहिए। ये मैंने लिया x इक्वल टू माइनस ए, ये मैंने लिया x इक्वल टू प्लस ए। तो जब मैं काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करूंगा तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर बॉडी जाकर रुकती है, तो एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, मीन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब मैं, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करूंगा, देखो मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं जो मैंने अभी शायद 1 महीने पहले पढ़ाया होगा आपको, सिर्फ रिवाइज कराने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी, जब आप टोटल एनर्जी का ग्राफ लेंगे, द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी इज अ स्ट्रेट लाइन। टोटल एनर्जी का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा जल्दी, सब आपके पास है, जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ।
फिर सिस्टम्स पर आते हैं, सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। भाई हुआ इतना, नेक्स्ट स्लाइड पर है। यस सर। ओके, systems executing SHM. जो सिस्टम SHM में होंगे, इन सिस्टम में सबसे पहले आता है स्प्रिंग। पहला सिस्टम था स्प्रिंग का। स्प्रिंग में हमने पढ़ा था कि दो तरह की स्प्रिंग्स हो सकती हैं। वर्टिकल स्प्रिंग हो सकती है कि स्प्रिंग को आपने वर्टिकली अरेंज कर दिया, यहां से एक ब्लॉक कनेक्ट किया एम स्प्रिंग कांस्टेंट इसके। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हो सकती है, आपने ब्लॉक कनेक्ट किया और स्प्रिंग कांस्टेंट इसके। दोनों ही केसेस में मोशन एसएचएम होगा। दोनों ही केसेस में रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन माइनस ऑफ के एक्स होती है। के यहाँ स्प्रिंग फैक्टर है। पर्टिकुलरली स्प्रिंग के केस में ये स्प्रिंग फैक्टर बताता है आपको स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। जितनी स्प्रिंग आपकी स्टिफ होगी, के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। टाइम पीरियड जब आप कैलकुलेट करेंगे, इट्स रूट ओवर 2 पाई m by k। ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आता था स्प्रिंग के लिए। फिर स्प्रिंग में हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था। सीरीज कॉम्बिनेशन किया था कि अगर स्प्रिंग कुछ ऐसे कनेक्टेड है, बैक टू बैक K1 लगा है, K2 लगा है, K3 लगा है, ऐसे स्प्रिंग्स लगी हुई है बैक टू बैक, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 1 by k था, 1 by K1 प्लस 1 by K2 अप टू 1 by Kn। ये भी हमने किया था कि ये सीरीज कैसा भी हो सकता है, ये भी सीरीज है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में यही होगा। तो यहाँ जो इसको के इक्विवेलेंट कहा था, तो हमने कहा था यहाँ जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होगा, इट्स 2 पाई रूट ओवर m ओवर के इक्विवेलेंट स्प्रिंग। इसी स्प्रिंग में अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे स्प्रिंग्स का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग्स ऐसे कनेक्टेड है। सो यहाँ जो के इक्विवेलेंट होगा वो K1 K2 अप टू Kn के इक्वल ऐसे ऐड करके आएगा। टाइम पीरियड का यही एक्सप्रेशन था, 2 पाई रूट ओवर m by k। ये सब तो हमने किया था। इसके अलावा कुछ केसेस और हैं। जैसे एक ये केस आता है कि अगर आपने एक स्प्रिंग ली, इससे दो मासेस लगा दी अलग अलग। अब प्रॉब्लम है इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, मतलब ये भी एनसीईआरटी में नहीं था तो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आप दोनों मासेस हटाकर एक सिंगल मास लगा दो, सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। सो दैट सिंगल मास इज नोन एज रिड्यूस्ड मास। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रिड्यूस मास होता है m1 m2 by m1 plus m2। तो आप ये कर सकते हैं कि स्प्रिंग को हटा दीजिए, आई मीन दोनों मासेस को हटा दीजिए, एक सिंगल मास लगा दीजिए म्यू। टाइम पीरियड जब आप कैलकुलेट करेंगे, दैट टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट ओवर m की जगह म्यू आ जाएगा और म्यू बाय k हो जाएगा। दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग व्हिच इज 2 पाई रूट ओवर म्यू बाय k। म्यू इज रिड्यूस्ड मास एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ये रिड्यूस मास हमने स्प्रिंग में डिस्कस नहीं किया था। इतना जल्दी से कॉपी कर लो, कुछ क्वेश्चन है स्प्रिंग में जो और डिस्कस करना। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो स्प्रिंग में अभी डिस्कस करना है, लिख लीजिए। सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जरूरी है कि इनिशियल जो लेंथ है स्प्रिंग्स की तीनों की सेम हो? इनिशियल लेंथ मैटर नहीं करती, जो चीज मैटर करती है वो एक्सटेंशन सेम होना चाहिए। अगर लेंथ अलग अलग करने पर भी एक्सटेंशन सेम है, दैट मींस दे आर इन पैरेलल। लेकिन लेंथ अलग अलग करने पर एक्सटेंशन अलग हो जाए तो फिर वो पैरेलल नहीं। ओके सर।
ये लिखा आप लोगों ने? यस सर। चलो गुड, इसको जल्दी से लिख लो इतना, फिर 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं स्प्रिंग में। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं? यस सर। नो सर। यस यस। सर हम कह सकते हैं कि 1/u इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। हाँ वहीं से आ रहा है बिल्कुल। सर तो 3 बॉडीज हैं तब भी हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 के लिए है, 3 के लिए। ऑब्जेक्टिव infinite spring with constant k, 2k, 4k, 8k are connected in series calculate effective force constant of spring। हिंट दे रहा हूं कि अगर इनफाइनाइट जीपी होती है तो उसके सम का एक्सप्रेशन होता है इट्स a/1 - r। चलो भाई करो, इसे सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सर जीपी के आगे क्या लिखा है? कहां पर दोबारा? इन सीरीज कैलकुलेट सर जीपी के आगे। जीपी एस और सबस्क्रिप्ट में इनफाइनाइट है, ये सिंबल होता है इनफाइनाइट जीपी का। तो वो सिंबल समझ में नहीं आ रहा कैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है एस है और सबस्क्रिप्ट में इन्फिनिटी। सर a/1/1 माइनस आर, ए फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो होता है। आंसर्स में जो करेक्ट आंसर आया है, युवराज का भी गलत आया है, अनुभव का भी गलत है, मानस भी गलत कर रहा है, यश का भी गड़बड़, क्या उल्टा लिख रहे हो तुम? मानस का भी गड़बड़ है, हर्षित का भी गड़बड़ है, मैत्री का भी गड़बड़। सर करेक्ट करके भेजा हुआ है मैंने। उसके हाँ अब सही है, मानस का, यश का सही है, मैत्री गड़बड़ आ रहा है। गौरव मास कहाँ से आ गया? स्प्रिंग कांस्टेंट तो दिया हुआ है।
अरे भाई इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब है 1/k इक्विवेलेंट निकाल दो। क्या करना है 1/k, ऐसे तो ऐड करते हैं, अभी बताया था 1/2k, नहीं युवराज 1/4k अप टू 1/8k, इन्हें ऐड करना। अब यहाँ एक काम करिए भाई, 1/k कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू 1/8, नॉट 1/8, नेक्स्ट 1/8 है और ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। देखो इसमें खासियत क्या है, किसी भी दो क्वांटिटीज का रेशियो ले लो सेम आएगा। लाइक 1/2/1 लोगे 1/2 आएगा, 1/4/1/2 लोगे 1/2 आएगा, 1/8/1/4 लोगे 1/2 आएगा। इसे कहते हैं कॉमन रेशियो। खासियत है सीरीज की कि रेशियो, कॉमन रेशियो हाफ है, दो का रेशियो। फर्स्ट टर्म देखो, ये है फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट टर्म 1। तो जब ऐसी इनफाइनाइट सीरीज होती है तो इसे ऐड करने का तरीका होता है 1/k is 1/k। आपको इन सब का सम चाहिए, तो सम का मैंने यहां लिखा था a/1 minus r, तो a is 1, 1 minus 1/2, so 1/k इक्विवेलेंट आया 1/k, it's 1/1/2। k इक्विवेलेंट आ गया, it's 2/k, not k इक्विवेलेंट, 1/k। तो k इक्विवेलेंट आ गया k/2, तो ये k इक्विवेलेंट हो जाएगा k/2 आएगा। किस किस का कोई आंसर नहीं आया था? एक दिव्यांशी का नहीं आया था, कुछ भी तिशा का नहीं आया था। क्यों भाई दिव्यांशी, तिशा क्यों नहीं कर रहे हो सॉल्व? सुधांशु, अनुभव? सर सेंड करा था बट गलत था मेरा। गलत होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन करो तो सॉल्व थोड़ा बहुत, इतना लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। सो यस सर ये इनफाइनाइट जीपी का एक्सप्रेशन हर केस में वाला, दोबारा यश दोबारा बताओ। सर ये इनफाइनाइट जीपी का एक्सप्रेशन हर केस में, हाँ, जहां भी इनफाइनाइट दे देना, अगर ये तो एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं ना जब तुम्हारा कॉमन रेशियो 1 से कम। तो यहाँ देखो कॉमन रेशियो 1 से कम आ रहा है, इसलिए तुम्हारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है और आप इसे यूज कर पा रहे हैं। सर अगर ग्रेटर हो तो हम यूज नहीं कर सकते? नहीं, फिर यूज नहीं कर सकते, फिर सीरीज कन्वर्ज कहाँ करती है? एक बात बताओ यश, 1 + 2 + 4 + 8 ये तो कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा ऐड करके, कन्वर्ज नहीं करेगी। कन्वर्ज तभी करेगी जब कॉमन रेशियो 1 से कम, डाइवर्ज कर जाएगी। चलिए जी, इतना आया भाई। युवराज हुआ? युवराज ये बहुत अच्छा है कि आज तुम ट्राई कर रहे हो, आज तुम आराम से नहीं बैठे हो, बार बार कोशिश कर रहे हो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। जी सर। चलो सर मैंने बेसिकली गलती ये करी कि मैंने 1/k की जगह ऊपर k पहले उसको ऊपर नहीं किया। अच्छा चलो एक चीज और सीख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना। ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया था तो मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। स्प्रिंग को काटने पर क्वेश्चन आते हैं, कहता है स्प्रिंग को 2 पार्ट्स में तोड़ दो, 3 पार्ट्स में काट दो, फिर लगा दो दोबारा सीरीज या पैरेलल में। तो एक बात याद रखिएगा, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग की लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट, L is the length of spring. Spring constant into length of spring. हाँ मित्र, इसमें जीपी यूज हो रही थी बच्चे, लेकिन आ जाता है, नीट में आ जाता है, इसीलिए मुझे कराना पड़ा। स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कांस्टेंट। तो याद रखना स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये बड़ा काम आएगा कई जगह। तो देखो इसको काम कैसे रहता है। वो कहता है स्प्रिंग एक स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज एल। वो कहता है स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, divided into 2 equal parts। स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए। तो देखो बड़ा आसान है, स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ हाफ कर दी ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो नई स्प्रिंग का आएगा वो पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लेंथ से डिवाइड कर दो, हाफ हो गई लेंथ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाना चाहिए। ये जानते हो ना, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। अगर लेंथ हाफ हो गई, तो अगर पहली स्प्रिंग का k1 था तो k था, तो बाद वाली का डबल हो जाएगा, इसका भी डबल हो जाएगा। लेंथ डबल कर दे खींच के तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज कर लूंगा, सो दैट k to l इज कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट टू लेंथ इज कांस्टेंट। इतना लिख डालो जल्दी से, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स लिखो। लिखा आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। लिख लिया होगा ना? एक मिनट सर प्लीज। यस सर, थैंक यू सर। सो इसे करना जरा सा। One body is suspended from a spring of length L spring constant is K and time period is T. Now if the spring is divided into two equal parts, which are joined in parallel, and same body is suspended from the arrangement calculate new time period. जल्दी से करके बता दो मुझे ये आ क्या रहा। करिए। ऑप्शन भी दे रहा हूं, टी रहेगा, डबल हो जाएगा, t/3 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। क्या होगा टाइम पीरियड के साथ? यश का सही आ रहा है, युवराज आप गड़बड़ कर रहे हैं। मानस का सही है, सुधांशु का सही है, गौरव सही कर रहा है, आमना सही कर रही है। सो आमना वापस से फॉर्म में आ गई है। गुड। दिव्यांशी का ठीक आ रहा है, अब्दुल हन्नान का भी ठीक आ रहा है।
चलिए अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ युवराज, अब ठीक आ रहा है। अनुभव गड़बड़ है। हर्षित तुम्हारे आंसर्स कहाँ है भाई? मनस्विन निकल लिया। हर्षित और मनस्विन के कोई आंसर्स नहीं है। हाँ अब सही है हर्षित। भाई स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट पहले k था, अब डबल हो गया होगा। या पहले टाइम पीरियड की इक्वेशन लिख दूंगा ना, फिर पैरेलल की लिख दूंगा। टाइम पीरियड होगा रूट ओवर 2 पाई रूट ओवर m बाई k, पहली इक्वेशन। तो जो k1 है वो 2ka है, k2 है 2k, तो पहला टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट ओवर m बाई 2k। दूसरा टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट ओवर m बाय वो आपसे कह रहा है पैरेलल में कनेक्टेड। के इक्विवेलेंट निकाल दो, 2k प्लस 2k निकाल दो, 4k आ गया। तो अब जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई रूट ओवर, मास तो सेम रहा, ये 4k आ गया। रूट के बाहर ले जाओ तो आ गया 1/2 2 पाई रूट ओवर m बाई k। तो 2 पाई रूट ओवर m बाई k क्या है? t, तो t प्राइम आ गया t/2। यस मेत्री। क्यों मेत्री? हाफ हाफ डिवाइड कर दिया ना, 2 इक्वल पार्ट्स। तो अभी तो बताया था कि अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट था। चलिए इतना नोट कर लीजिए, मुझे बताइए, फिर नेक्स्ट लिखते हैं। चलिए एक और पुली पर स्प्रिंग पर क्वेश्चन। नहीं सुधांशु, टाइम और लेंथ यार बहुत खतरनाक तुम कंक्लूजन कर रहे हो। तो तुम कह रहे हो ना हो तो जाएगा। नहीं सुधांशु, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल भी करवा रहा है ना आपसे, और टाइम ऐसे कंबाइन नहीं होता। तो इतना मतलब किसी जगह जो तुम कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हो टाइम और लेंथ में रिलेशन, वो किसी जगह सही आएगा, किसी की जगह गड़बड़ा देगा स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग में तो ऐसे ही याद रखो, के याद रखो, के से ही निकालो टाइम पीरियड, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगी। एक और दिया है क्वेश्चन, देखो जरा ये होता है तुमसे। Figure shows a system consisting of a massless pulley, a spring of force constant K equal to 4000 Newton per meter, and a block of mass M equal to 1 kg. If block is slightly displaced vertically down from its equilibrium position
and released find frequency of vertical oscillation. भाई पहले तो ये क्वेश्चन ही लिख लीजिए, सॉल्व तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ही कर पाऊंगा। एक डायग्राम दिया हुआ है, पुली बना के दी है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। करिए, ड्रॉ कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस युवराज। सर जो स्प्रिंग का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, उसमें सर एक्स क्या होता था? एक्सटेंशन, कितना आप स्ट्रेच कर रहे हो या कितना आप कंप्रेस कर रहे हो। ओके सर, मतलब वो लेंथ होती थी, लेंथ की यूनिट्स में। तो देखिए यहाँ पे इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। आसान सा क्वेश्चन, मास पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी ना, वो स्ट्रिंग अप्लाई कर रही है जो टेंशन के इक्वल होगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑन मास सर आपने क्या बोला, रिपीट करेंगे? इज इक्वल टू टेंशन। मास पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी, वो रीस्टोरिंग फोर्स स्ट्रेस, इसके अंदर टेंशन कितनी डेवलप हो रही है उस टेंशन के इक्वल होगी। एग्जैक्टली तो रीस्टोरिंग फोर्स टेंशन के इक्वल है। तो अब देखो, अगर आप यहां ढंग से देखोगे तो स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई, मान लीजिए F डेवलप हुई, उतनी स्प्रिंग में टेंशन काम कर रही होगी। तो यहां से आप लिख सकते हो जो टेंशन होगी वो टेंशन रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल है, विच इज माइनस ऑफ के वाई। तो टेंशन आ गई माइनस ऑफ के वाई। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है वही स्प्रिंग कांस्टेंट है सिस्टम का। टाइम पीरियड निकाल लीजिए, 2 पाई रूट ओवर m बाई के। 2 पाई रूट ओवर m कितना दिया हुआ है? 1 kg। 1 kg दिया है और k दिया है 4000। फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। फ्रीक्वेंसी पूछिए 1 बाय टाइम पीरियड होता है। ये तो बस सेम वही स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है, बस तुम्हें घुमा के दे दिया कि अगर तुम्हें कुछ और दे दिया तो कैसे सॉल्व करो। पुली वुली कनेक्ट कर दी, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इतना लिखिए, फिर जरा पेंडुलम पर आते हैं। इतना हो गया? यस सर। सर एक बार डायग्राम दिखा दीजिए। जी जी। सर इसमें Done, sir. टेंशन की इक्वल होगी क्यों? क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है, इसे मासलेस स्ट्रिंग, इसका कोई मास नहीं है ना। जितनी Yes. फोर्स नीचे एक्ट करेगी उतनी तो ऊपर जाएगी। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखेंगे, ऐसे लिखोगे t माइनस एफ इज इक्वल टू m इंटू ए। ओके, Yes sir. the point is a massless point, तो ये तो जीरो आ गया। Yes sir. Yes sir. Okay. Thank you sir. चलो अब एक काम और करो, अब जरा पुली खत्म, ये खत्म हो गया स्प्रिंग। स्प्रिंग में यही सारी चीजें थी जो आपको आनी चाहिए थी, मैंने क्लास में डिस्कस नहीं करी थी। देखो मैं क्लास में ऐसी चीजें सिर्फ इसलिए डिस्कस नहीं करता टाइम बचाने के लिए। आपके स्कूल में वो सब चीजें नहीं आ रही होती हैं, तो मेरा पहला मोटिव था आपके स्कूल के हिसाब से आपको प्रिपेयर कर दूं। नेक्स्ट है इसके बाद स्प्रिंग में तो सब हो गया ना, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम
तो भाई पेंडुलम हमने पढ़ा था, पेंडुलम एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल है। आपने ये लिया, इसे डिस्टर्ब किया बाय एन एंगल थीटा, इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगी जो इसे वापस लेकर आएगी। इसे हम कहते हैं ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी। अब इस टाइम, और ये एल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इतना पोर्शन एल था। इसको डिराइव करते हुए मैंने एक अजम्पशन लिया था, कई अजम्पशंस लिए थे, जिसमें से एक अजम्पशन ये था कि जी कांस्टेंट। जी कांस्टेंट होने का मतलब है एल इज स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल एल बहुत स्मॉल है। आप लिख सकते हो एल बहुत 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 छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार कि अगर एल कंपेरेबल हो जाए रेडियस ऑफ अर्थ के तो क्या चेंजेस आएंगे। पहला चेंज तो यही आएगा कि जी वेरी करना शुरू कर देता है। तो मैं पूरा डिराइव नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। इफ एल इज कंपेरेबल, और पूरी, अगर पेंडुलम की लेंथ, if length of pendulum is comparable to radius of earth, तो कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। अब जब आप डिराइव करोगे तो रूट ओवर एल बाय जी नहीं आता, ये आता है रेडियस ऑफ अर्थ बाय 1 प्लस रेडियस ऑफ अर्थ इंटू एल इंटू जी। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर लेंथ बहुत ज्यादा है। एल इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब अगर इसमें वो एक चीज और दे दे कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इंफिनिटी पर ले जाओ, अब यहां देखो, यहां से सेंस बनेगा। अगर एल इंफिनिटी पर ले जाओ तो टाइम पीरियड आ जाएगा इट्स 2 पाई रूट ओवर रेडियस ऑफ अर्थ। भाई ये रेडियस ऑफ अर्थ है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेडियस ऑफ अर्थ बाय इंफिनिटी इंटू जी। 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, तो ये टाइम पीरियड बच जाएगा 2 पाई रूट ओवर आर ई बाय जी। ये ना कुछ 84 मिनट्स के आसपास आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर एक पेंडुलम दे दे जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट हो जाएगा, अराउंड 24 मिनट्स के आसपास आएगा। इतना लिख लीजिए, 84 मिनट्स के आसपास। तो थोड़ा सा मुझे कल का टाइम और चाहिए होगा। पेंडुलम में और कई टाइप्स हैं, सीबीएसई में तो सिर्फ आपका सिंपल पेंडुलम है, और कई टाइप्स ऑफ पेंडुलम है जो डिस्कस करना है। उसके बाद फिर कल डेफिनेटली मैं वेव स्टार्ट करूँ। Excuse me, sir. यस युवराज। सर हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स कब शुरू करेंगे? बस मैं वेव्स फाइंड अप कर दूं, फिर उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूँ। ओके सर, मतलब अभी वाला किया था, उसके बाद हम स्टार्टिंग से करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। क्योंकि इन पे मैंने टाइम कम दिया था, तो मैं वेव्स और एसएचएम पहले कराऊंगा। एक चीज और, अगर मेरे साथ आपको रिवाइज करना है तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने कराया था क्लास नोट्स जो थे उसको पढ़ना होगा, तभी ये रिवीजन क्लास आपके लिए काम की है। आप नहीं पढ़ सकते तो फिर ये रिवीजन क्लास आपके लिए नहीं है। कुछ मैं बिगिनर्स वाली रिवीजन क्लास लेता हूँ जिनको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहा होता हूँ, ये मानते हुए कि इसे कुछ नहीं आता, तो फिर आप वो ज्वाइन कीजिए। इसमें तो इंटरमीडिएट है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने आपको जो पढ़ाया था एटलीस्ट वो आपको आता है। हाँ जी सर, ये लेंथ कितनी छोटी होनी चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ से? कंपेरेबल हो सकती है। किसके लिए? हाँ, इसके लिए यस सर, मतलब सर अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर से ज्यादा नहीं देखा मैंने। सर हमने एल के बाद क्या लिखा है? स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो मेत्री, मैंने यहाँ पर सिर्फ ये किया कि लेंथ ऑफ पेंडुलम बहुत ज्यादा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इनफाइनाइट, तो इंस्टेड ऑफ दिस एल मैंने इंफिनिटी रख दिया। 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, तो 1 प्लस 0 तो 1 बचेगा, सिर्फ जी आ जाएगा। हाँ मेत्री, हुआ? यस सर, समझ गई सर। अब ये देख लेना यार, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं रहता। 84 आता है, 1.5 आवर के आसपास आता है, 1.5 आवर के आसपास आता है।
मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा है जिसके लिए ये स्पीड बहुत ज्यादा है, उससे बिल्कुल रिवीजन क्लास चाहिए बेसिक से लेकर, तो निष्कर्ष से पूछ लीजिए, एक और रिवीजन क्लास है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप में से किसी को भी उस तरह की क्लास की जरूरत है। ठीक ठाक बच्चे हो, कर लो। क्लास ओवर, क्लास ओवर, कल हम कंटिन्यू करेंगे। इसको खत्म करके मैं वेव स्टार्ट करूंगा, तो आप एटलीस्ट वेव्स के बेसिक्स पढ़ के रखिएगा।